जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। यह टॉपिक है विश्व में कृषि प्रदेश यानी एग्रीकल्चर रीजन इन द वर्ल्ड। इस टॉपिक को आप लोग आखिरी तक देखिए। यह टॉपिक देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कृषि प्रदेश किसको कहते हैं। तो जैसे देखते हैं, जब भी किसी भी क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो उस क्षेत्र में जो होती है कि वहाँ की जो धरातलीय जो सरफेस होती है उसकी दशा, वहाँ जो फसल उत्पादन की जाती है उसके किस्म, वहाँ जो फसल के उत्पादन की जो विधियाँ होती है तथा कृषिगत उपज एवं उपयोग में व्यापक रूप से, यानी वहाँ जो उपज हो रही है और उसके उपज का व्यापक रूप से समानता और उसके चारों ओर स्थित जो क्षेत्र होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है, तो उस प्रदेश को कृषि प्रदेश कहते हैं। 1936 ईस्वी में विटिल्सी महोदय ने कुछ आधार को लेते हुए विश्व को 13 एग्रीकल्चर रीजन में, यानी 13 जो एग्रीकल्चर रीजन में इन्होंने विभाजित किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका द्वारा जो लिया गया आधार क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने जो है किया लिया कि कृषि और उस क्षेत्र में जो पशुपालन होती है, दोनों के बीच का जो पारस्परिक संबंध होता है, कृषि और पशुपालन के बीच पारस्परिक संबंध को, उसके बाद जो देखते हैं दूसरा जो है वहां जो कृषि उत्पादन की जो विधियां होती है, यानी उस क्षेत्र में जो कृषि उत्पादन की गई तो भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा जो विधियां उत्पादन की होती है। उसके बाद देखते हैं उस कृषि क्षेत्र में जो पूंजी और वहां जो लेबर्स जो होता है यानी संगठन, उसके जो निवेश यानी विनियोग जो होती है उस पर, इसकी अपेक्षा देते हैं कृषि उत्पादन के स्वरूप और उपयोग का, यानी वहां जो कृषि में उत्पादन हुई उसका उपयोग आप कैसे करते हैं और उसका स्वरूप क्या है। इसके अपेक्षा देते हैं कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले जो यंत्र है एवं उपकरण है, तो वहां जैसे कृषि कार्य हो रही है तो किस यंत्र से या किस उपकरण के द्वारा होती है। जैसे देखते हैं कि गंगेटिक प्लेन में बहुत सारा जो क्षेत्र है उसमें देखते आप देखिएगा तो वहां मिलेगा कि सभी जगह समानता मिलती थी कि सभी जगह हल बैल से खेती होती थी। काटने के लिए फसल की जो होती थी, धान और गेहूं को काटने के लिए जो हंसुआ का प्रयोग की जाती थी। इसी प्रकार कहीं देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज की जाती है, तो यह सभी देख रहे हैं। तो यहाँ जो उपकरण की जो होती है उसके बारे में है। इसके अपेक्षा उस क्षेत्र में जो आवासीय क्षेत्र होता है, उस आवासीय क्षेत्र का जो आधार जो है यानी उसकी दशा जो है, यह सभी को लेते हुए उन्होंने विटिल्सी महोदय ने विश्व को 13 एग्रीकल्चर रीजन में विभाजित किए हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि वह 13 एग्रीकल्चर रीजन है कौन कौन सी है। तो यहाँ 13 एग्रीकल्चर रीजन जो देख रहे हैं आप, तो प्रथम में देखिए कि जो प्रथम जो एग्रीकल्चर रीजन है कि वैसा जो क्षेत्र जहां स्थानांतरणशील पशु चारण प्रदेश हो, यानी वैसे क्षेत्र विश्व में बहुत सारे देखते हैं कि जहां क्या होता है कि पशु जो होते हैं कि मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह उसको चराने के लिए ले जाया जाता है, तो वैसा क्षेत्र को यह स्थानांतरणशील पशु चारण प्रदेश यानी नोमैडिक ग्रेजिंग रीजन। दूसरा जो देखते हैं व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, यानी वैसा क्षेत्र जहां पर पशु पालने का मुख्य उद्देश्य जो है व्यापारिक हो, कॉमर्शियल हो, तो उस क्षेत्र को कहते हैं व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, जिसको कॉमर्शियल रैंचिंग रीजन। इसके अपेक्षा देखते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, यानी विश्व में वैसे क्षेत्र देखते हैं जहां जो होता है कुछ समय कृषि कार्य करने के बाद उस क्षेत्र की जो मिट्टी में अनुत्पादकता यानी उत्पादकता की ह्रास होती है, तो उस क्षेत्र को वह छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो वैसे क्षेत्र में का जो होता है कृषि प्रदेश जो है, तो उसको कहते हैं स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन। अब अगला देखिए कि होता है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, यानी जिसको कहते हैं रेजिमेंटल सीडिमेंट्री टीलेज रीजन, यानी प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि। अगला देखिए कि चावल प्रधान कृषि प्रदेश, यानी जिस क्षेत्र का कृषि का मुख्य उद्देश्य ही हो कि चावल उत्पादन करना, तो उस क्षेत्र को जो है कि चावल प्रधान कृषि प्रदेश में यानी राइस डोमिनेंस रीजन के तौर पे रखी गई है। अगला देखते हैं कि चावल विहीन कृषि प्रदेश यानी एग्रीकल्चर रीजन विथ आउट राइस, यानी चावल विहीन जो कृषि क्षेत्र होती है उसके अपेक्षा देखते हैं व्यापारिक बागाती कृषि प्रदेश यानी कॉमर्शियल प्लांटेशन रीजन, यानी वैसा क्षेत्र जहां पे जो प्लांटेशन की जाती है जिसका उद्देश्य होता है व्यापारिक, जैसे चाय बागान, रबर का है, कॉफी बागान है, यह सभी जो देखते हैं कि व्यापारिक कृषि है, बागाती कृषि है। उसके अपेक्षा देखते हैं क्या है कि भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश यानी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर रीजन, यानी जिस क्षेत्र की जलवायु स्थिति भूमध्य सागरीय है तो उस क्षेत्र में जो कृषि होती है वो उसको कहते हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चर रीजन।
अगला देखिए कि क्या है, व्यापारिक अनो उत्पादक कृषि प्रदेश यानी कॉमर्शियल क्रॉप फार्मिंग रीजन, यानी वहां जो अन्न उत्पादन जो होती है की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है व्यापारिक होता है, तो यह खाद्य फसल का जो करते हैं तो इसको कहते हैं कॉमर्शियल क्रॉप फार्मिंग रीजन। अगला देखिए कि क्या है, अगला देखते हैं कि व्यापारिक कृषि एवं पशुपालन प्रदेश, यानी व्यापारिक कृषि के साथ साथ क्या है पशुपालन प्रदेश भी हो तो इसको कमर्शियल कहते हैं कॉमर्शियल लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग रीजन। अगला देखिए कि निर्वाह फसल एवं पशुपालन प्रदेश, यानी जहां जीवन निर्वाह यानी उसका कोई व्यापारिक उद्देश्य नहीं होती है, सिर्फ जीविको उपार्जन के लिए कृषि की जाती है एवं उस क्षेत्र में जो पशुपालन तो उसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड एनिमल रेंचिंग रीजन। अगला देखिए कि व्यापारिक दुग्ध उत्पादक कृषि प्रदेश, यानी जिस क्षेत्र में जो होता है कि वैसा प्रदेश जहां पे पशुपालन का मुख्य उद्देश्य होता है दुग्ध उत्पादन, तो उसको एक प्रदेश यानी कॉमर्शियल डायरी फार्मिंग रीजन के तौर पे रखी गई है। अब देखिए कि अगला जो है विशेषीकृत बागानी प्रदेश, यानी जिसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर रीजन, यानी जैसे फ्लावर उलावर ये सभी का खेती करते हैं तो देख रहे हैं तो यह हॉर्टिकल्चर रीजन के तौर पे। तो इस प्रकार जो है कि यह जो विटेल्सी महोदय के द्वारा विश्व को 13 एग्रीकल्चर रीजन में बांटी गई है। अब इस 13 एग्रीकल्चर रीजन को देखिए कि विश्व के किस किस क्षेत्र में इसका प्रभाव है। तो देखिए सबसे प्रथम जो है जिसको हम लोग लेते हैं स्थानांतरणशील पशुचारण प्रदेश, जिसको कहते हैं इंग्लिश में नोमैडिक ग्रेजिंग रीजन। तो यह प्रदेश जो देखते हैं कि जहां आज भी आदम प्रवृत्ति जो है कि विद्यमान है, यानी जहां किसी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, विकास नहीं हो पाई है, तो उस क्षेत्र में ही स्थानांतरणशील पशुचारण मिलता है। खास करके जहां देखते हैं कि जहां की जलवायु की स्थिति मानव के प्रतिकूल होती है, उसी क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि का विकास हुआ है। तो यह देखिए कि खास करके जैसे देखते हैं कि अफ्रीका महादेश का जैसे सहारा क्षेत्र देखते हैं, इथोपिया क्षेत्र है, मिस्र है, सूडान है, एशिया का देखते हैं कि सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, यह सभी आपने देखा कि पश्चिमी एशिया का है। उसी प्रकार दक्षिणी रूस का देखते हैं, उत्तरी चीन का देखते हैं, मंगोलिया है, दक्षिणी अफ्रीका का भाग आता है। यहां सभी क्षेत्र जो होता है शुष्क प्रदेश है, यानी जो शुष्क प्रदेश है यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो वहां पे क्या होता है कि चारवाहा जो होते हैं कि मौसम के अनुसार अपने पशु को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करते रहते हैं। इसी क्षेत्र को कहा जाता है स्थानांतरणशील पशुचारण प्रदेश, यानी नोमैडिक ग्रेजिंग रीजन। और यहाँ जो देखते हैं कि इस क्षेत्र में जो देखते हैं घास का मैदान जो पाई जाती है वहां पे पशुचारण होता है। घास जैसे देखते हैं कि मौसम पे चेंज होती है तो घास समाप्त हो जाती है, वहां से वो लोग चले जाते हैं। तो यह आपने देखा तो उस प्रदेश को कहते हैं। खास करके इस क्षेत्र में जो लगे हुए जो जीव यानी मनुष्य होते हैं उसको विभिन्न प्रजातियों के नाम से पहचानी जाती है। जैसे देखते हैं खिरगीज, यानी एशिया में जो देखते हैं खिरगीज मध्य एशिया वाली क्षेत्र में मिलेगी, मसाई, अफ्रीका मतलब अरबियन क्षेत्र में जो देखते हैं अरबियन प्रायद्वीप पे वहां बद्दू जैसे समूह का जो है कि यह क्षेत्र जो जनजाति वाली जो रीजन है वहां इस प्रकार की जो है कृषि की जाती है। अब दूसरा देखिए कि व्यापारिक पशुपालन प्रदेश यानी कॉमर्शियल रैंचिंग रीजन। तो यह प्रदेश देखते हैं कि खास करके इसका विस्तार जो देखते हैं व्यापारिक तो मध्य पश्चिमी अमेरिका, मध्य पूर्वी दक्षिणी अमेरिका, यानी मध्य पूर्व का जो दक्षिणी अमेरिका वाली जो पार्ट है, यानी जो ब्राजील देखते हैं मध्य पूर्व जिस प्रकार से अर्जेंटीना का ऐसा रीजन, इसके अपेक्षा देखते हैं यूरोप के सीमित क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका तथा यह ऑस्ट्रेलिया में है। खास करके ऐसा जो देखिएगा व्यापारिक पशुपालन वाले क्षेत्र जब देखते हैं कि 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज जो देखते हैं ब्रिटिश जो गोरा जो वहां के लोग थे तो विश्व भ्रमण जब कर रहे थे तो जगह जगह इसने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। तो यह खास करके व्यापारिक पशुपालन जो है कि अंग्रेज के द्वारा जो उपनिवेश स्थापित की गई थी उसी उपनिवेशीय क्षेत्र में देखिएगा कि यह जो है खास करके जो है व्यापारिक दृष्टि से पशुपालन का जो देखते हैं यानी रैंचिंग फार्मिंग रीजन जो देखते हैं कॉमर्शियल। तो यह आपने देखा जिसमें क्या होता है कि अन्न उत्पादन पे यानी इस क्षेत्र में जो क्या होता है अन्न उत्पादन पे कम ध्यान दी जाती है, जिसके कारण उस क्षेत्र में विस्तृत चारागाह होता है और उसी विस्तृत चारागाह क्षेत्र में जो होता है पशुपालन की जाती है। उस क्षेत्र में देखिएगा कि जनसंख्या का घनत्व भी कम होता है। तो आपने देखा दूसरा जो है कि देख लिए। अब देखिए तीसरा जो है स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन। इस प्रकार की जो देखते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब वाला जो रीजन है
वो उस क्षेत्र में यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है, यानी स्थानांतरण कृषि की जाती है, जिसका जैसे देखते हैं कि क्या है कि जो शेड्यूल ट्राइब वाले रीजन है तो वह एग्रीकल्चर रीजन में किसी प्रकार की जैविक एवं रासायनिक खाद का प्रयोग वह लगभग 9 के बराबर करते हैं। तो वह क्या है कि विरासत जहां एरिया होती है, बहुत सारे जंगल झाड़ होता है, तो वह क्या करता है कि उस क्षेत्र को जो है कि नवंबर दिसंबर के महीना में उस क्षेत्र को जो है, उस क्षेत्र की जो जंगल होती है उसको काट दी जाती है। और जंगल काट देने के बाद जो होता है कि जनवरी फरवरी तक के महीना जो देखते हैं, उस मंथ में जब वह सूख जाती है तो उस पर आग लगा दी जाती है, और आग लगने के बाद वह राख में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को उस क्षेत्र में फैलाकर और उसके बाद जो है कि वहां कृषि कार्य प्रारंभ की जाती है। और यह कृषि कार्य जब उसमें कुछ समय तक जब उस मिट्टी में उत्पादकता रहती है, तब तक जो है कि शेड्यूल ट्राइब के लोग जो होते हैं कि उस पर कृषि कार्य करते रहते हैं। जैसे ही उस मिट्टी की उत्पादकता में ह्रास होती है, खत्म होती है, तो वह व्यक्ति जो होता है, वह समूह जो होता है कि उस एग्रीकल्चर रीजन को छोड़कर वह दूसरे तरफ वह भूमि की तलाश में निकल जाते हैं। खास करके भारत में जो देखते हैं होलिका दहन, तो होलिका दहन का जो है कि खास करके अगर आप देखिएगा ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से, तो आपको यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन से उसका संबंध है। क्योंकि वह जो देखिए कि नई जब फसल का उत्पादन करने के लिए जब हम लोग देखते हैं कृषि लगा कार्य जो देखते हैं गर्मा फसल जिसको कहते हैं, तो वह उसी समय उससे पहले क्या होती है कि वह मिट्टी में जो होती है कि वह जो है कि वह पूरे मिट्टी उस क्षेत्र के जंगल झाड़ को काट कर, और वह जो मार्च के महीना में जो देखते हैं जिसको फागुन कहते हैं, उस समय उसको आग लगा दी जाती है। उसी आग लगाने के और पूरे जो समाज के लोग जो होते हैं एक उत्साह का तौर पे वह जो है कि वह कार्य करते हैं और एक फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं। उसी फेस्टिवल को आज लोग जो है कि होली के तौर पे मनाते हैं। तो आपने देखा कि यह जो है इसके अपेक्षा यह देखिए कि यह ऐसा कृषि जो कहाँ की जाती है, तो देखते हैं कि अमेजन घाटी, यानी अमेजन घाटी के जो शेड्यूल ट्राइब है दक्षिणी अमेरिका, देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में जो वेनेजुएला वाला क्षेत्र है, न्यू ग्वाना का क्षेत्र है, जो देखते हैं कि जो आपको अटलांटिक महासागर यानी भूमध्य रेखा के पास जो देखते हैं, भूमध्य रेखा से ऊपर जो देखते हैं जो है कि तो वहां न्यू ग्वाना क्षेत्र है। नाइजीरिया वाला यानी अफ्रीका में जो देखते हैं नाइजीरिया है, वहीं पे घाना है, जायरे है, जायड है, जिम्बाब्वे है, मालागाछी है, सुमात्रा जो देखते हैं जो एक द्वीप है, जो एशिया का द्वीप है सुमात्रा, पापुआ न्यू गिनी, बोर्नियो आइलैंड जो देखते हैं, इसके अपेक्षा देखते हैं म्यांमार में, कंबोडिया में, यह सभी जो क्षेत्र है इस सभी क्षेत्र में स्थानांतरण कृषि की जाती है। यह सभी क्षेत्र में जो है आज भी शेड्यूल ट्राइब जो देखते हैं उनकी संख्या है, और वह जो है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहते हैं। और वहां इसका मुख्य क्या होता है कि चलिए आगे देखिए, इसमें खास करके जो की जाती है खेती, तो इसमें कृषि का जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा अथवा जो दलहन है, फल का जैसे देखते हैं कि जो सब्जी का, यह सभी खेती की जाती है। अब देखिए चौथा जो देखते हैं प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, यानी रेडिमेंटल सीडिमेंट्री टीलेज रीजन, यानी इस प्रदेश के जैसे देखते हैं कि भारत के जैसे उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया प्रायद्वीप, मलेशिया का जो प्रायद्वीप है, सुमात्रा, पश्चिमी पापुआ न्यू गिनी का क्षेत्र, मध्य एंडीज के देशों में, यानी एंडीज वाली जो क्षेत्र देखते हैं वहां जो है जो मरुस्थल के ठीक दक्षिण में, यानी कि एंडीज जो देखते हैं आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में, तो मध्य एंडीज वाले, और यहाँ की खेती सीमित क्षेत्रों में होती है, यानी वहां क्या है भूमि का अभाव पाया जाता है, यानी पर्वतीय क्षेत्र में क्या करते हैं कि भूमि का अभाव होता है, अतः यहाँ स्थानांतरणशीलता संभव नहीं है। भूमि के अभाव होने के कारण क्या है स्थानांतरणशील कृषि संभव नहीं होती है। इस कारण इस क्षेत्र में क्या है बागाती कृषि के संलग्न प्रदेशों में, जैसे उत्खनन केंद्रों का जो संलग्न जो थे जहां से मिनरल्स का खनन कर ली गई है, तो उस सभी क्षेत्रों में खास करके यह कृषि की जाती है। इसके अपेक्षा पठारी भाग जो देखते हैं, जिस पठारी भाग में कृषि कार्य मिलती है, यह कृषि गहन भी होती है, यानी इस क्षेत्र में जो कृषि कार्य की जाती है वह गहन कृषि होती है। और इसके साथ साथ जो है कि छोटे छोटे पशुपालन भी होती है, पशुपालन से भी संबंधित रहती है। चलिए अगला जो देखते हैं वह है चावल प्रधान कृषि प्रदेश, यानी राइस डोमिनेंस रीजन, यानी जिस क्षेत्र में जो है कि चावल ही उसका प्राथमिक यानी प्रमुख फसल है, वह तो चावल प्रधान कृषि वाला जो है। तो इस प्रदेश में जैसे देखते हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, दक्षिण एवं मध्य चीन, यानी चीन का जो दक्षिणी और मिडिल वाली जो चीन है, म्यांमार है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, जावा द्वीप जैसे मानसूनी क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है कि चावल जो होता है प्रधान फसल होती है। और इसके अपेक्षा देते हैं जैसे गंगा की डेल्टाई क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई भाग, इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम भारत के तट के पास देखते हैं। इसके अपेक्षा इरावदी नदी के मीनम, मिक्यांग,
सिक्यांग, यांग, तीसीक्यांग, हवांगो, यह सभी के डेल्टाई प्रदेश में जो होता है चावल का फसल प्रमुख होता है। अन्य फसल और जहां चावल प्रमुख फसल होती है वह चावल का कृषि जो होता है जीवन निर्वहन कृषि के तौर पे उसकी पहचान की जाती है। यानी मानसूनी क्षेत्र में जो कृषि होती है वह कौन सी कृषि होती है, तो जीवन निर्वहन कृषि होती है, यानी इसका व्यापारिक उद्देश्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चावल विहीन कृषि प्रदेश यानी एग्रीकल्चर रीजन विथ आउट राइस। इसके अंतर्गत जैसे देखते हैं मध्य पश्चिमी भारत, यानी जो पश्चिम के तरफ की जो भारत देखते हैं जहां मोटा अनाज की खेती होती है, इसके अपेक्षा उत्तरी मंगोलिया वाली यानी एशिया का जो देखते हैं उत्तर में जो मंगोलिया का क्षेत्र है, दक्षिणी कोरिया का क्षेत्र जैसे देखते हैं, यह सभी क्षेत्र जो है प्रमुख है। वर्षा के सापेक्ष अभाव के कारण और तापमान के कमी जहां पे होती है उस क्षेत्र में गेहूं की कृषि की जाती है और सिंचाई का प्रसार होने से गेहूं की खेती में तेजी से विस्तार हो रही है। तो यह अधिक टिकाऊ तथा और गेहूं की खेती जो होती है कि वर्तमान में यह मुद्रादायिनी फसल के रूप में की जाती है। यानी विश्व का एक बृहद क्षेत्र पे जो है चावल विहीन कृषि के तौर पे जो देखते हैं तो उसमें गेहूं की कृषि की जाती है और गेहूं की कृषि जो देखते हैं एक मुद्रादायिनी फसल के रूप में है, उसकी पहचान हो रही है। इस संक्रमण वाले क्षेत्रों में जैसे देखते हैं, अब देखिए इस क्षेत्र में देखिएगा जनसंख्या का घनत्व, यानी चावल वाली जो प्रदेश होती है या गेहूं वाली वहां जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक मिलता है, यहां गहन कृषि होती है। यानी जैसे देख रहे हैं कि जो चावल भी तो गहन कृषि अत्यधिक मानसून क्षेत्र वाली में जैसे देखते हैं कि हरित क्रांति से, जब से हरित क्रांति की आगमन हुई उस समय से क्या है चावल एवं गेहूं के उत्पादन में जो है कि सभी देश जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। तो यह सर्वव्यापी प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई है। इसके अपेक्षा देते हैं व्यापारिक बागाती कृषि, यानी जहां पे कृषि का मुख्य उद्देश्य जो होता है बागवानी, कॉमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग। जैसे कॉमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग के तौर पे आप जैसे देखते हैं कि चाय का, कॉफी का, रबर का, इसमें जो देखते हैं कि काजू है, किशमिश है, इस प्रकार के जो यह फ्रूट यह सभी जो देखते हैं तो यह जो है कोको है, यह सभी प्लांटेशन की जाती है, यानी यह जो है बागाती कृषि के तौर पे है। तो यह कृषि प्रदेश जो खास करके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, यानी यह सभी बागाती कृषि जो देखते हैं उस कटिबंधीय फसल का है। जैसे देखते हैं लैटिन अमेरिका वाली क्षेत्र, अफ्रीका का दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रधान यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया जहां देखते हैं कि रबर का प्रमुख रूप से खेती की जाती है, यह सभी क्षेत्र जो है कि एक फसली होती है, यानी एक बार प्लांट लगाई जाती है और बरसों बरसों तक जो है कि उससे उत्पादन की जाती है। इसके अपेक्षा देखते हैं उत्तरी भारत में यानी उत्तरी पूर्वी भारत में जैसे देखते हैं चाय का बागान जो है यह सभी प्लांटेशन फार्मिंग है। दक्षिणी भारत में जैसे देखते हैं इलायची की पहाड़ी, कर्नाटका में जो देखते हैं काजू का है, तो यह सभी जो है प्लांटेशन फार्मिंग है। कोस्टल रीजन पे जैसे देखते हैं कि नारियल की खेती, तो यह सभी क्या है प्लांटेशन फार्मिंग है, जिसमें देखते हैं कोको का, चाय, रबर, गन्ना, यह सभी जो है कि मिर्च का, यानी जो देखते हैं कि मिर्च जो देखते हैं काली मिर्च, यह सभी जो फसलें उत्पादन की जाती है। खास करके गन्ना जो देखते हैं तो जो देखते हैं वेस्ट इंडीज वाली दो द्वीप समूह है, यानी जिसको कहते हैं पश्चिमी द्वीप समूह, वहां गन्ना प्रमुख व्यापारिक फसल है। ब्राजील में देखते हैं कॉफी प्रमुख जो है कि व्यापारिक फसल है। पूर्वी अफ्रीका में देखिएगा कोको, चाय, मालागाची होता है। इसी प्रकार देखते हैं कि पश्चिमी द्वीप समूह पे जो देखते हैं केला का बागान। मध्य अमेरिका के वेनेजुएला वाला क्षेत्र, अफ्रीका के कुछ भागों में जैसे देखते हैं कि यह कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। तो अब चलिए भूमध्य सागरीय वाली जो क्षेत्र है, तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश यानी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर रीजन, यह कृषि प्रदेश देखते हैं कि कहां पे, तो जिस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु की विस्तार पाई जाए यानी भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रभाव पाई जाती है, उस क्षेत्र में जो कृषि की जाती है वो उस कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। जैसे देखते हैं भूमध्य सागरीय कृषि का मतलब नेचर होता है कि ग्रीष्म काल शुष्क होती है और शीतकाल आर्द्र होती है। खास करके यह भूमध्य सागर के चारों तरफ जो है यह क्षेत्र पाई जाती है। इसके अपेक्षा भी जो है कि अफ्रीका महादेश में कि जो दक्षिणी उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी सभी महाद्वीपों पे जिस पे मानव का निवास है सभी पे जो है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और वहां जो खेती होती है उस खेती को कहते हैं भूमध्य सागरीय। खास करके जैसे देखते हैं कि जैसे मध्य स्पेन, इटली, दक्षिणी फ्रांस, यूनान, तुर्की, सीरिया, जैसे यह जो देखते हैं कि जो यूनान, तुर्की, सीरिया, कैलिफोर्निया,
यह तुर्की सीरिया जो देखते हैं कि एशिया का है, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका का है, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो देखते हैं जो पर्थ वाली जो ग्राउंड होती है उस क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का जो देखते हैं कैप हॉर्न के पास वाली जो क्षेत्र है उसी के अपेक्षा दक्षिणी अमेरिका में जो चिली के पास देखते हैं वहां पे, तो इस क्षेत्र में जो होती है खास करके खट्टा फ्रूट यानी कि साइट्रिक फ्रूट जो होती है रसीला फल उसकी खेती की जाती है। और जिसके कारण यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से देखिएगा कि यह वाइन के दृष्टि यानी वाइन प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से जो होता है यह क्षेत्र संपन्न होती है। इसके साथ ही गेहूं की भी खेती की जाती है। तो यह देख रहे हैं यहाँ की जलवायु इस प्रदेश में, जैसे और भी फसल के तौर पे देखते हैं जैसे गेहूं, आलू, प्याज, टमाटर, सेम। इसके अपेक्षा देखते हैं कि सेब है, नाशपाती है, जैतून है, अंजीर है, चीकू है, यह सभी की खेती जो है कि आपको भूमध्यसागरीय जलवायु वाली क्षेत्र में की जाती है। इस क्षेत्र में भी जनसंख्या का घनत्व जो होता है कि अधिक होती है अन्य क्षेत्र अपेक्षा देखते हैं। अब देखिए व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश यानी जहाँ कॉमर्शियल क्रॉप फार्मिंग रीजन यानी जो क्रॉप्स जो देखते हैं तो खाद्य फसल का जो व्यापारिक उत्पादन होती है जहां देखते हैं कि जनसंख्या कम होती है उस क्षेत्र में जो होता है कि व्यापारिक फसल का उत्पादन होती है खाद्य फसल के, जैसे देखते हैं कि अमेरिका का प्रेयरी क्षेत्र वाली जो देखते हैं जनसंख्या घनत्व वहां कम है, उस क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है। रूस का जो स्टेपी वाली जो क्षेत्र देखते हैं, अर्जेंटीना का जो पंपास वाली क्षेत्र देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो मर्रे डार्लिंग बेसिन देखते हैं, यह सभी क्षेत्र में जो है कि आपको जो है कि व्यापारिक अन्न का उत्पादन की जाती है, खास करके गेहूं का और मोटे अनाज का। तो यह आपने देखा। अब देखिए कि व्यापारिक जो देखिए कि आपका व्यापारिक जो है कृषि एवं पशुपालन प्रदेश यानी कॉमर्शियल लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग रीजन। तो यह देखते हैं कि व्यापारिक कृषि पालन और वहां पशुपालन यह क्षेत्र दोनों जहां होती है जहां क्या होता है कि मोटा अनाज का उत्पादन की जाती है और उस क्षेत्र में पशु पाला जाता है और वह मोटा अनाज होता है पशु को खिलाकर पशु को जल्दी मांस के लिए तैयार की जाती है। जैसे आप देखिएगा कि अमेरिका का जो मध्य वाली जो क्षेत्र है यानी 100 डिग्री देशांतर रेखा वाली जो उससे पश्चिमी तरफ देखिएगा वहां मक्का की खेती की जाती है और वहां गाय का पालन और सुगर पालन होती है। तो दोनों का उद्देश्य जो है कि वहां व्यापारिक होती है। जैसे गाय को मक्का का खिलाया जाता है जिसके कारण गाय बहुत तेजी से जो होता है कि विकसित होती है और उससे जो दूध प्राप्त होता है तो उससे पनीर का प्रोडक्शन होती है और पनीर फटने के बाद जो होता है पानी जो होती है उस पानी को शुगर को पिलाया जाता है और उसको मक्का खिलाई जाती है जिसके कारण वह शुगर जो है कि साल भर में ही मीट के लिए तैयार हो जाती है और वहां से जो है जो गाय और शुगर की मीट का जो होता है पैकिंग करके जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेची जाती है। इसके अपेक्षा देखते हैं कि जैसे वहां हड्डी, चमड़ा, सींग या अंडे पशु जो पक्षियां जो पाली जाती है अंडे के लिए, खूर के लिए या सभी क्षेत्र के लिए जो है कि वहां पे यह पशुपालन की जाती है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम होती है और इस क्षेत्र का प्रमुख फसल होता है वही होता है जो मवेशी को खिलाई जाने वाली, जिससे मवेशी के जो मांस का तेजी से वृद्धि यानी मोटा हो मवेशी। तो जिसमें देखते हैं कि जई है, चरी है यानी जो हरा घास है, मक्का है, आलू है, चुकंदर है, गाजर है, मटर, गोभी, सेम, सलजम, ककड़ी यह सभी उत्पादन की जाती है और हरे चारे की भी खेती की जाती है जिसपे पशुपालन किया जाता है। अब देखिए कि अगला जो है निर्वाह फसल एवं पशुपालन प्रदेश यानी जीवन निर्वाह जो देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड एनिमल रैंचिंग। इस प्रकार की जो देखते हैं कि जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होती है, जहां देखते हैं कि जनसंख्या का वहां जो कृषि होती है सिर्फ जीवन निर्वहन के लिए होती है। जैसे देखते हैं पश्चिमी एशिया का जो तुर्की वाली क्षेत्र, उत्तरी ईरान, मध्यवर्ती एशिया और उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्र में जलवायु और स्थलीय बाधाओं के कारण विकसित हुई है। यहाँ न तो पूर्ण रूप से जो है कृषि पर जीवन यापन आश्रित रह सकता है यानी उस क्षेत्र में जो है अगर सिर्फ कृषि पे ही मनुष्य जीवन निर्वहन करना चाहे तो संभव है और ना ही पशुपालन पे ही। इसलिए दोनों का सम्मिलित रूप से वहां पे जो होती है और वहां अन्न उत्पादन और पशुपालन दोनों जो है जीवन निर्वहन ही कर पाती है। और शुष्कता और ठंडा के कारण यह प्रदेश जो देखते हैं केवल एक फसली होता है यानी उस क्षेत्र में क्या होता है एक ही फसल का उत्पादन हो पाती है और पशुपालन आवश्यक होता है और उसी पे जो होता है। अगला देखिए कि व्यापारिक जो है दुग्ध उत्पादन कृषि प्रदेश यानी कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग रीजन। यह कृषि प्रदेश जो देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के जो ग्रेटर लेक वाला जो क्षेत्र है उस विस्तृत भाग में क्या होता है कि डेयरी फार्मिंग के लिए कृषि की जाती है। उसके अपेक्षा पश्चिमी यूरोप में देखते हैं
रूस के पश्चिमी भाग में जो देखते हैं जहां जनसंख्या अधिक होती है पेटी में, इसके अपेक्षा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, रोमानिया है, न्यूजीलैंड में है, यह सभी क्षेत्र में जो होता है कि जो पशुपालन होती है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है दुग्ध उत्पादन करना, और दुग्ध से जो है कि जो जो वस्तु प्रोडक्ट होती है जैसे पनीर है, छेना है, मक्खन है, मिठाई है, इस प्रकार के जो है कि वस्तु का प्रोडक्ट करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजना। और यहाँ की मांग का कृषि का आधार ही होती है, जैसे देखते हैं दुग्ध उत्पादन होता है और उत्पादों की पर्याप्त मांग जो होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होती है, उसी के आधार पे यह राष्ट्रों के कृषि से प्रदेश से संबंधित है यहाँ की होती है कृषि, यानी वहाँ जो होता है कि क्या होता है व्यापारिक कृषि जो देखते हैं। अब देखिए विशेषीकृत बागानी प्रदेश जिसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर रीजन, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के खाड़ी वाली क्षेत्र में एवं अटलांटिका तट, कैलिफोर्निया की घाटी, मध्य एशिया का, पेरू, ब्राजील का तट और दक्षिणी अफ्रीका में इस विशिष्ट कृषि का विकास हुआ है जहां फल की उत्पादन की जाती है। इसके अपेक्षा जैसे देखते हैं कि फल है, सब्जी है, फूल है, यह सभी जो हॉर्टिकल्चर के तौर पे यानी इसकी विकास हो रही है। तो फल और फ्रूट और सब्जी जो फूल के लिए जो है अन्न फसलें की गहन खेती की जाती है, इसकी मांग जो होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होती है जिसकी पूर्ति की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी हॉर्टिकल्चर वाली जो एरिया होती है उस क्षेत्र को ट्रक फार्मिंग के तौर पर भी पहचान की जाती है। तो यह देखें यह क्षेत्र जो है कि अग्रणी है। इसके अपेक्षा विश्व को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है कि रीजन में विभाजित किया है। तो जिसमें देखते हैं कि हेलबर्न है, इन्होंने जो देखिए कि विश्व को 14 एग्रीकल्चर रीजन में बांटे हैं। तो इन्होंने 14 एग्रीकल्चर रीजन में बांटने के लिए जो आधार लिए हैं उसमें है फसलों एवं पशुओं का संतुलन, विशेषीकरण, भूमि उपयोग यानी भूमि का उपयोग आप कैसे करते हैं, श्रम एवं पूंजी का जो निवेश होती है, व्यापार की दशा यानी उस फसल की जो उत्पादन होगी उसका व्यापार की दशा क्या है, उसके अपेक्षा स्थायित्व बनाम स्थानांतरण का है यानी वह फसल स्थायित्व है या स्थानांतरण वाली है। इसके अपेक्षा देखते हैं भू स्वामित्व का जो होता है यानी उस मिट्टी यानी वो भूमि पे जो होती है किसका भू स्वामित्व का जो प्रभाव वाली जो क्षेत्र है। इसके अपेक्षा देखते हैं किसान का जीवन स्तर यानी उस क्षेत्र में जो किसान खेती करते हैं उनका जीवन स्तर यानी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है। उसके अपेक्षा देखते हैं कृषि प्रदेश की जो दशा होती है यानी उस प्रदेश की जो जलवायविक दशाएं जो होती है और मानवीय जो दशाएं जो होती है उसके अपेक्षा देखते हैं भूमि का मूल्य यानी वहां जो भूमि है उसका मूल्य क्या है और उत्पादन मूल्य यानी वहां जो प्रोडक्ट होगी उसकी मूल्य एवं उसकी मात्रा पे आधारित तत्वों को यह सांख्यिकीय आधार के विश्लेषण करके सांख्यिकी जो आंकड़ा होती है उसको विश्लेषण करके जो है हेलबर्न महोदय ने विश्व को 14 एग्रीकल्चर रीजन में बांटे हैं। जबकि आप देख रहे हैं बिटिल्सी महोदय ने कितने तो 13 एग्रीकल्चर रीजन में बांटे हैं। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठती है, ध्यान रखिए बिटिल्सी के बारे में आएगा तो 13 एग्रीकल्चर रीजन होगा, हेलबर्न महोदय के बारे में आएगा तो 14 एग्रीकल्चर रीजन होगा। इसके अपेक्षा भी जो है और भी है जैसे हंटिंगटन जो है, हंटिंगटन महोदय जलवायु के आधार पर इन्होंने विश्व का जो है कृषि का प्राकृतिक वातावरण और जलवायु जो होती है उसके आधार पर हंटिंगटन ने विश्व को एग्रीकल्चर रीजन में बांटे हैं। तो यह जो इनके द्वारा जो बांटी गई है वह 4 परिमंडलों में विभाजित की गई है। जैसे प्रथम है जहां कृषि नहीं की जा सकती है यानी प्रथम जो है कि वह परिमंडल जिसमें कृषि नहीं की जाती है सकती है तो वह कौन सा है, जैसे देखते हैं जो बर्फीला क्षेत्र होता है, टुंड्रा वाला क्षेत्र होता है, गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है, दलदली क्षेत्र होता है, इस सभी क्षेत्र में जो होता है कृषि कार्य नहीं की जाती है। तो यह प्रथम रीजन हो गई। दूसरा जो है कि वन छादित प्रदेश जहां कृषि कार्य प्राय नहीं होता है, जहां वन से ढका हुआ रहता है, जैसे देखते हैं कि घना बसा हुआ वन का जैसे विषुवतरेखीय वन प्रदेश और टैगा वन प्रदेश। इसके अपेक्षा देखते हैं अर्ध शुष्क निम्न अक्षांशीय प्रदेश आते हैं जहां अनिश्चित कृषि का होती है, जहां मौसम के ऊपर जो है कृषि आश्रित रहता है, जैसे मानसूनी प्रदेश देखते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क प्रदेश होती है वह क्षेत्र आती है। इसके अपेक्षा देखते हैं कि चौथा जो है कृषि के अनुकूल जो होती है वहां दशाएं वाले जैसे भूमध्यसागरीय जलवायु वाली क्षेत्र, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु वाली क्षेत्र, मध्य अमेरिकन महाद्वीपीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय पूर्वीय तट जलवायु और आर्द्र जलवायु कटिबंध वाली जो क्षेत्र होती है उसको रखे, उच्च पठारी प्रदेश वाली जो जलवायु है या सभी को। इसके अपेक्षा लेते हैं प्राकृतिक वातावरण के आधार को मानकर वो जॉनसन ने 5 कृषि प्रदेश का विभाजन किया है। यानी कि क्या है कि प्राकृतिक वातावरण को आधार मानकर वो जॉनसन जो है कि 5 कृषि प्रदेश, जिसमें प्रथम है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, दूसरा है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल संक्रमण प्रदेश, तीसरा जो है कि उपोष्ण कटिबंधीय भूमध्यसागरीय प्रदेश, तीसरा भूमध्यसागरीय प्रदेश है, चौथा देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, पांचवा जो देखते हैं ध्रुवीय प्रदेश का उल्लेख किया गया है। यह सभी कृषि प्रदेश को देखते हैं जो फसलों के सहसंबंध के आधार पर
और उप कृषि प्रदेशों में भी विभाजित किया गया है। इस प्रकार से देखते हैं, और यह सभी डायनेमिक होती है। इसके अपेक्षा भी जो देखते हैं कि जो है कि यानी यह सभी गत्यात्मक होती है, डायनेमिक होती है। इसके अपेक्षा भी जो है होबर्ट और स्पेंसर ने के अनुसार कृषि प्रदेश को प्रभावित करने वाला जो है, जैसे देखते हैं कि जो उद्भव होता है, विकास है, विस्तार में परिवर्तन है, उसके मनोवैज्ञानिक जो ऐतिहासिक होती है, उस क्षेत्र का जो राजनीतिक स्थिति होती है, उस क्षेत्र का जो आर्थिक स्थिति होती है, उस क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया जाता है कृषि क्षेत्र में, यह सभी को जब सम्मिलित करने पे जो होता है, यह कृषि प्रदेश में परिवर्तन हो जाता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू मित्रों।